Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 2, Bringing Up Kari. So, let's start the chapter. Kari, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. तो कारी क्या नाम है? एक एलिफेंट का नाम है जो कि 5 महीने का था, मतलब वो एक बेबी ही था जब उसे मुझे संभालने के लिए दिया गया. मुझे कौन? जो राइटर है. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. So वो कहता है कि मैं 9 साल का था और मैं उसके बैक मतलब मैं उसकी पीठ तक पहुंच जाता था अगर मैं टिपटो मतलब अगर मैं एड़ी के बल खड़ा हो जाऊं तो. He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो लगभग 2 साल तक इतना ही रहा. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. वो साथ में ही बड़े हुए इसलिए उसे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा कि वो कितना बड़ा है. एक्चुअली जब आप किसी के साथ साथ ग्रो होते हैं तो आपको उसमें जो चेंज हो रहा होता है वो पता नहीं लगता, पर कोई कई सालों बाद अचानक से उसे मिलता है तो वो कहते हैं ना कि अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए. तो इसी तरह था कि वो उसके साथ ही रह रहा था, वो इसलिए ज़्यादा चेंज नोटिस नहीं कर पा रहा था. He lived in pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stump so that it could not fall in when Curry bumped against the pole as they moved about. तो जो कारी है, जो एलिफेंट है, वो एक पवेलियन मतलब एक घास के मैदान से में रहता था और उसके ऊपर जो छत थी वो घास फूस की बनी हुई थी. विच रेस्ट ऑन थिक ट्री स्टम्प्स मतलब वो एक मोटे से पेड़ के ऊपर मतलब उन्होंने सपोर्ट लगा के उसके ऊपर घास लगाई हुई थी और उसके नीचे कारी रहता था. वो ऐसा इसलिए था ताकि अगर कारी गलती से किसी पोल से टकरा जाए तो वो छत नीचे ना गिर जाए. One of the first thing Kari did was to save the life of a boy. जो पहली थिंग कारी ने की थी अपनी लाइफ में वो क्या था? एक लड़के की जान बचाई थी. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds of twig a day to chew and play with. So कारी है वो ज़्यादा तो नहीं खाता था पर उसे दिन में कितना चाहिए होता था? 40 pound. इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल 20 kg ट्विग चाहिए था, मतलब टहनियाँ होती है लकड़ियाँ चाहिए होती थी ताकि वो उसे चबा सके या उसके साथ खेल सके. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. वो जो राइटर हैं उसे रोज़ रिवर पे लेके जाता था मॉर्निंग में ताकि वो उसे नहला सके. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. वो सैंड बैंक पे मतलब जो रिवर का बैंक होता है, रिवर का जो किनारा होता है वहाँ पे जो सैंड होती है उस पर लेट जाता था और जो राइटर है वो उसे 1 घंटे तक उस सैंड से रगड़ के नहलाता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम. उसके बाद वो पानी में काफ़ी देर बैठा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी एंड ही वुड सिक्वेल विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. तो वो नहाने के बाद एकदम शाइनी एबनी जैसा लगता था. एबनी एक ट्री है जो काफ़ी डार्क ब्लैक कलर का होता है पर काफ़ी शाइनी होता है. एंड ही वॉज सिक्वल और वो ज़ोर से आवाज़ निकालता था. हाथी कैसे आवाज़ निकालता है? वो चिंघाड़ते हैं. विद प्लेशर मतलब खुशी से बहुत ज़ोर की चिंघाड़ता था जब वो पानी ऊपर से नीचे उसके बहता था. Then I would take him by the ear because this is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twig for his dinner. उसके बाद वो उसे क्या करता था? उसे कान से पकड़ के मतलब कान से सपोर्ट करके उसे जंगल के बाहर लेके आता था क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका था कारी को कंट्रोल करने का. उसके बाद राइटर वापस अंदर जाके फॉरेस्ट से लशियस मतलब चमकदार जो टहनियाँ होती है वो उठा के ले आता था ताकि वो उसे खेल सके या डिनर में खा सके.
One has to have a very sharp hedge to cut down this twig. It takes half an hour to sharpen the hedge because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तो जो टहनियाँ हैं उसे काटने के लिए काफ़ी शार्प, काफ़ी तेज़, जैसे कुल्हाड़ी होती है वैसे ही होता है, हैच वो चाहिए होता है ताकि वो उसे ढंग से काट सके। और इसे काटने में लगभग आधा घंटा लगता था, मतलब उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में कम से कम आधा घंटा लगता था, क्योंकि अगर वो शार्प नहीं होगी तो जो टहनियाँ हैं वो थोड़ी ख़राब हो जाएगी, और एक बार टहनियाँ थोड़ी ख़राब हो जाए, ढंग से ना कटी हो, तो एलिफेंट उसको हाथ नहीं लगाता था। It was not an easy job to get twig and sapling for Kari. तो जो twig और sapling है, मतलब जो टहनियाँ हैं और उसको जो पीने की चीज़ें चाहिए वो इकट्ठी करनी आसान काम नहीं थी। I had to climb all kind of tree to get the most delicate and tender twig. जो राइटर है उसे काफ़ी टाइप के पेड़ों पर ऊपर तक चढ़ना पड़ता था ताकि उसे ढंग की टहनियाँ मिल सके। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, tree like a cathedral of leaves and branches. उसे जो banyan tree है उसकी नई नई branches, जो उसकी young branches होती है, जो अभी अभी निकली होती है, fresh branch, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. तो मार्च का टाइम था और जो राइटर है वो टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था banyan tree की, तभी उसने कारी की आवाज़ सुनी दूर से। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. क्योंकि वो बहुत छोटा था तो वो आवाज़ सुन के ऐसा लगा कि कोई बेबी बुला रहा है, क्योंकि जो कारी था वो भी काफ़ी छोटा था। I thought somebody was hurting him, so I came down from the tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो उसे लगा कि कोई कारी को परेशान कर रहा है या कोई उसे हर्ट कर रहा है, कोई उसे तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो वो भाग के जंगल के बाहर आया जहाँ उसने कारी को छोड़ा था, पर वो वहाँ नहीं था। I looked all over but I could not find him. मैंने सारी जगह देखा पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। I went near the edge of the water and saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him since he was much higher than I. So वो पानी के किनारे पे गया जो राइटर, उसने देखा कि कोई काली सी चीज़ पानी का जो सरफेस है पानी के ऊपर हिल रही है। उसके बाद वो चीज़ ऊपर उठी और उसने देखा कि वो ट्रंक था, हाथी की जो सूंड थी वो था। तो एक बार तो राइटर को लगा जो कारी है वो डूब रहा है, पर जो राइटर है वो जानता था, वो मतलब मजबूर था कि वो पानी में जाके कारी को नहीं बचा सकता था। क्यों? क्योंकि कारी एक एलिफेंट था और कारी का वेट 400 पाउंड्स था, मतलब ऑलमोस्ट 200 kg था। तो वो उसने सोचा कि अगर मैं पानी में जाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कारी को उठा के बाहर ले आऊँ या कारी को सपोर्ट कर सकूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं था। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to shore. तो धीरे धीरे उसने देखा कि जो उसकी बैक है, जो उसकी पीठ है, वो पानी के बाहर आ गई, और जैसे ही उसने राइटर को देखा तो वो उस किनारे की तरफ आने लगा। Then still tumbling, he pushed me into the water as I fell into the stream. I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो वो चिंगाड़ते हुए मेरे पास आया और उसने मुझे पानी में खींच लिया, और जैसे ही वो पानी में गया राइटर, उसने देखा कि पानी में कौन था, एक बच्चा लेटा हुआ था, मतलब एक बच्चा गिर गया था उसके अंदर, वो पानी में था। तो जो कारी है उसे यही दिखाना चाहता था।
He had not altogether touched bottom but was somewhere somewhat afloat. वो एकदम नीचे ज़मीन पे नहीं था पानी के, पर वो पानी में तैर रहा था, मतलब वो ऑलमोस्ट डूब चुका था उसके अंदर. I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तो जो राइटर है वो एक बार पानी के सरफेस के बाहर आया ताकि वो सांस ले सके, और उसने देखा जो कारी है वो एकदम किनारे पे खड़ा है और उसने अपनी सूंड एकदम ऐसे स्ट्रेच करके रखी हुई है ताकि जैसे कि हाथ बढ़ा रखा हो राइटर को वापस खींचने के लिए. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. But not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. तो जो राइटर है वो नीचे गया और उसने डूबते हुए बच्चे को सरफेस पे ले आया. तो जो राइटर है वो अच्छा स्विमर नहीं था और इसलिए वो तैर के किनारे पे नहीं जा पा रहा था, और जो पानी बह रहा था इसकी वजह से वो राइटर भी उसके साथ बहता जा रहा था. Seeing us drift by the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. So ये सब देख के जो कारी है, जो काफ़ी स्लो और आलसी सा मतलब जानवर था, एकदम से एक हॉक मतलब एक बाज की तरह मतलब बहुत तेज़ हो गया वो, और वो फटाफट पानी में आ गया और उसने वापस अपनी सूंड आगे बढ़ाई राइटर को पकड़ने के लिए. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. तो राइटर है उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो उसकी सूंड पकड़ सके, पर उसका हाथ स्लिप हो गया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, बट this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly the river bed so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तो जैसे ही हाथ स्लिप हुआ तो राइटर है वो वापस पानी के अंदर जाने लगा, और जैसे ही वो नीचे डूबने लगा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ज़्यादा गहरा नहीं है. उस टाइम वो जहाँ पे वो खड़ा था वो ज़्यादा गहरा नहीं था, तो उसने वो पानी के अंदर और चला गया और ज़ोर की सरफेस पे जाके उसने जंप किया पानी के अंदर. तो और एकदम से वो एरो की तरह, तीर की तरह पानी से बाहर निकला और उसके हाथ में अभी भी वो डूबने वाला बच्चा था. As my body rose above the water, I felt lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. तो जैसे ही वो पानी के बाहर आया तो उसके गर्दन पे कुछ लपेटने लग गया. तो जो राइटर है वो घबरा गया, उन्हें लगा कि कोई पानी का जानवर है जो उसे खा जाएगा. I heard Kari squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. सो जो कारी है वो चिंगाड़ रहा था और वो समझ गया कि ये कारी की सूंड है, और उसने उसे उन दोनों को बाहर खींच लिया, मतलब किनारे पे ले आए. सो आई विल stop our chapter here, so we can continue it in the next video. I hope you have understand this video. Complete the question answer I'm giving to you and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.